friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing the types of second prescription. Friends, I have already made a video on second prescription कि second prescription क्या होता है. वो लिंक मैंने आई लिंक पे शेयर किया है, आप उसे विजिट करिएगा. आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल. मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस कि सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं. बट बिफोर वी मूव ऑन विद टुडेज लेक्चर, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. लेट्स गेट स्टार्टेड. Second prescription is the prescription after the first one has acted. जो पहला prescription ने अपना काम कर दिया होता है, उसके बाद जब पेशेंट आपके पास फॉलो अप में आता है और आप जो prescription बनाते हैं उसे हम कहते हैं second prescription. Now it is not always necessary कि फॉलो अप में जो prescription बनाया जाए वो ही second prescription हो. फॉलो अप में बनाए हुए prescription के बाद भी अगर थर्ड टाइप पेशेंट आपके पास विजिट करने आता है तो जो प्रेस्क्रिप्शन आप थर्ड टाइम बनाते हो दैट इज ऑल्सो द सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन टू द सेकेंड वन. फ्रेंड्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन. Second prescriptions are basically of 7 types. They can be either repetition of doses, antidote, placebo, complementary, cognate, change of remedy, change of plan of treatment. फ्रेंड्स, इसमें से कई वर्ड्स आपके लिए नए होंगे जैसे एंटीडोट, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉग्नेट. तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन सा प्रेस्क्रिप्शन कब यूज किया जाता है. फर्स्ट वन इज रेपिटेशन. रेपिटेशन ऑफ द रेमेडी जो ऑलरेडी दी गई है. दैट मीन्स पेशेंट को ऑलरेडी आपने जो मेडिसिन दी है उसका रेपिटेशन जब करना है तो वो एक फिजिशियन कब करेगा. When the original symptoms appear having same generals and particulars. जब पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ तो मिली थी, जब आपने प्रेस्क्रिप्शन किया था तो उसने दवा ली, उसे रिलीफ मिली, लेकिन उसके वो सारे सिम्टम्स वापस से आने लगे हैं सेम जनरल्स एंड पर्टिकुलर्स के साथ. दैट मीन्स जो बेस ऑफ सिम्टम है वो चेंज नहीं हुआ है, उसके पुराने वाले ही सिम्टम्स आ रहे हैं. मतलब जो डिजीज के सिम्टम या फिर उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट जो थी वही आ रही है सेम जनरल्स एंड पर्टिकुलर्स के साथ. तो इस टाइम में एक फिजिशियन को रेमेडी रिपीट करनी चाहिए, उसे टाइम देना चाहिए एक्ट करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हेन द केस कम्स टू अ स्टैंड स्टिल कंडीशन. जब पेशेंट को आपने मेडिसिन दी, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ, बट नाउ पेशेंट जब आपके पास आएगा तो बोलेगा डॉक्टर साहब अब मैं इम्प्रूव नहीं कर रहा हूं, मेरी कंडीशन बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई है, अब कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है. तो ऐसे केस में भी जो रेमेडी आपने प्रीवियस प्रेस्क्रिप्शन में दी होती है वही रेमेडी रिपीट करनी होती है. सो बेसिकली रेपिटेशन ऑफ सेम रेमेडी हम कब करते हैं? हम तभी करते हैं सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में रेपिटेशन जब या तो पेशेंट के ओरिजिनल सिम्टम्स सेम जनरल्स एंड पर्टिकुलर्स के साथ वापस आ रहे हो या फिर जो केस हो वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में पहुंच गया हो कि अब फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है. तो आप अगर इंप्रूवमेंट मिला था और अब केस स्टैंड स्टिल कंडीशन में आ गया है, दैट मीन्स अब आप रेमेडी अगर रिपीट करोगे तो उस पेशेंट को आराम मिल जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वी हैव इज एंटीडोट. एंटीडोट क्या होती है? किसी भी मेडिसिन की एक्शन को डिमिनिश करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है हम उसे कहते हैं एंटीडोट. नाउ एंटीडोट का यूज हम सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में कब करेंगे? अपीयरेंस ऑफ अ लॉट ऑफ न्यू सिम्टम्स आफ्टर द फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन बट नॉट ओल्ड. नॉट द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज बट बिलोंगिंग टू द मेडिसिन गिवन. नाउ इस केस में भी पेशेंट में सिम्टम्स आ रहे हैं बट वो सिम्टम ना तो उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट के हैं जो कि वो लेकर आया था और ना ही उसकी बॉडी में पहले कभी पाए गए हैं. अब सिम्टम्स प्रेजेंट कंप्लेंट के नहीं हैं और प्रीवियसली कभी उसमें नहीं देखे गए थे. दैट मीन्स ये सिम्टम्स उसी मेडिसिन के हैं
जो आपने पेशेंट को दी है। अब अगर वो सिमिलिमम होता तब तो उसी के सिम्टम्स और इंटेंसिफाई हो जाते, बट ऐसा नहीं हुआ है। दैट मीन्स जो आपने मेडिसिन दी है वो सिमिलिमम नहीं है और उसको आपको तुरंत एंटीडोट करने की जरूरत है। नेक्स्ट वी हैव इज प्लेसिबो। नाउ प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो एक अनमेडिकेटेड सब्सटेंस होता है जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है उस टाइम पे जब एक फिजिशियन को लगता है कि रेमेडी अपना काम कर रही है और उसे वेट करना चाहिए। नाउ सपोज देयर इज अ केस जिसमें आपने मेडिसिन एडमिनिस्टर की और आपने पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाया था। तो पेशेंट आपके पास फॉलोअप के लिए आता है एंड यू आर सीइंग दैट जो पेशेंट है वो इम्प्रूव कर रहा है, उसकी मेडिसिन अभी भी काम कर रही है। तो एक होम्योपैथिक फिजिशियन का अच्छा काम ये है कि वो वेट करे, जितना ज्यादा वेट करेगा उतनी प्रोमिनेंट और अच्छे रिजल्ट्स उसे मिलेंगे। सो अगर एक फिजिशियन को वेट करना है तो वो उस टाइम के लिए पेशेंट में प्लेसिबो एडमिनिस्टर करता है। दैट इज एन अनमेडिकेटेड सब्सटेंस जिससे पेशेंट को लगता है कि वो मेडिसिन ले तो रहा है बट एक्चुअली में वो अनमेडिकेटेड सब्सटेंस है और वो कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। उसकी पिछले प्रेस्क्रिप्शन की जो मेडिसिन है वही एक्ट करती रहती है। सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन और ये प्लेसिबो उसमें यूज किया जाता है। Next that we have is complementary. Sometimes a second prescription is necessary to complement the former and there is always a change of remedy. तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कभी कभी सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन जो होता है वो फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर हमारी एके दास की टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक 4-5 साल की बच्ची थी, लार्ज हेडेड ब्राइट बॉय, उसे वो प्री डिस्पोज्ड हो जाता था कोल्ड के लिए, ठीक है, और एवरी टाइम जो कोल्ड था वो सेटल हो जाता था, मतलब उसे जुकाम हो जाता था और उसका फेस और हेड बिल्कुल फ्लश्ड था। तो ऐसे कंडीशन में उसको प्रेस्क्रिप्शन किया गया बेलाडोना का। लेकिन बेलाडोना उसको मोमेंटरी रिलीफ तो देती थी बट उसके सिम्टम्स रिलैप्स करते थे, दैट मीन्स रीअपीयर हो जाते थे, रिकर हो जाते थे। तो अब पेशेंट के ये सारे सिम्टम्स जब बार बार अपीयर होने लगे तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के ऊपर फिजिशियन का ध्यान गया। अब क्या किया गया? उसके मसल्स की तरफ जब फिजिशियन ने ऑब्जर्वेशन किया तो वो काफी फ्लैबी थे, उसके ग्लैंड्स एनलार्ज थे और वो जब भी कोल्ड लेता था वो बहुत इजीली उसको ठंड लग जाती थी और उस पेशेंट में एग की क्रेविंग थी। अब ये सारे सिम्टम्स की टोटलिटी जब फिजिशियन ने निकाली तो ये मेडिसिन आई कैलकेरिया कार्ब। सो बेलाडोना एक अक्यूट रेमेडी थी बट जो कैलकेरिया कार्ब है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे सेलेक्ट की गई एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है जो बेलाडोना के इफेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। अगर हम देखें यहाँ पर क्या लिखा है तो लिखा है द फर्स्ट मेडिसिन is an acute one and it is to be complemented with the constitutional medicine for completion of the cure. क्या किया जाता है? जो फर्स्ट मेडिसिन होती है वो acute थी, बेलाडोना acute मेडिसिन थी, बट फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कैलकेरिया कार्ब निकाली जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है क्योर के कंप्लीशन के लिए। The next that we have is cognate. The medicines which are closely related to each other are known as cognates. दो मेडिसिन जो closely related हो एक दूसरे के हम इसे cognate कहते हैं। These medicines are so closely related to each other that a medicine always tends to one of its cognates. ये medicines एक दूसरे से इतनी related होती है कि एक मेडिसिन हमेशा अपनी कॉग्नेट की तरफ इशारा करती है। अब ये कैसे होता है चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल है एके दास की टेक्स्ट बुक में कि अ बिलियस फीवर, सीपिया के बच्चे में, मतलब सीपिया का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बिलियस फीवर के लिए सीपिया मेडिसिन दी गई और क्या हुआ, ये एक बिलियस या फिर रेमिटेंट फीवर भी हम इसे कह सकते हैं और ये सीपिया को जब एडमिनिस्टर किया गया तो फिर सीपिया ने
कुछ ऐसे सिम्टम्स पेशेंट में दिखे जो कि नक्स वोमिका को इंडिकेट करते हैं। नाउ सीपिया इज अ मेडिसिन एंड नक्स वोमिका इज अनदर मेडिसिन, और ये दोनों एक दूसरे के कॉग्नेट्स हैं। कॉग्नेट्स इन द सेंस ये दोनों मेडिसिन एक दूसरे से इतनी क्लोजली रिलेटेड है दैट ये हमेशा एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करती है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल देखें तो हमारी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है लाइकोपोडियम, कैलकेरिया कार्ब एंड सल्फर का। अगर हम इसे सीक्वेंस में देखें तो सल्फर इज द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जिसको कैलकेरिया कार्ब से फॉलो करना चाहिए एंड फाइनली उसको लाइकोपोडियम से फॉलो करना चाहिए। सो ये मेडिसिन जो है ये एक दूसरे की कॉग्नेट्स है एंड दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको कॉग्नेट समझ में आया होगा। ये एक नया टर्म था काफी, मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश की। आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट वी हैव इज चेंज ऑफ रेमेडी। अब पेशेंट आपके पास आया है और आपको रेमेडी उसकी चेंज करनी है सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में। कब कब ऐसा हो सकता है कि आपको रेमेडी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? When a striking new group of symptoms appears leading to an entire change of base in symptoms. क्या हुआ? पेशेंट जो आपके पास आया उसमें एक स्ट्राइकिंग न्यू ग्रुप ऑफ सिम्टम, बिल्कुल नए सिम्टम्स अपीयर हो गए जो कि सिम्टम्स की आपके पास जो टोटलिटी थी उन्होंने उसको बिल्कुल हिला दिया, जो बेस ऑफ सिम्टम था उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। तो अब ये स्ट्राइकिंग न्यू ग्रुप ऑफ सिम्टम है, दैट मीन्स दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द सिमिलिमम। आपने सिमिलिमम एडमिनिस्टर नहीं किया था, उसकी वजह से ही ऐसा हुआ। तो इस केस में आपको रेमेडी चेंज कर देनी चाहिए, आपको फर्दर उसकी केस टेकिंग करनी है और एक प्रॉपर सूटेबल सिमिलिमम निकालना है जो कि उसे परमानेंटली क्योर कर पाए, उसकी हेल्थ को रिस्टोर कर पाए। नाउ नेक्स्ट, सिम्टम्स हैव चेंज्ड बट द पेशेंट हैज नॉट इम्प्रूव्ड। उसके सिम्टम्स तो चेंज हो गए बट पेशेंट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। अब अगर आपने सिमिलिमम दी होती तो उस सिमिलिमम की हेल्प से सिम्टम्स रिमूव हो गए होता अगर एग्रेवेशन तो सिर्फ इंटेंसिफाई हुए होते उसके मेडिसिन के ही सिम्टम्स, बट यहाँ पे सिम्टम्स चेंज हो गए हैं, सिम्टम्स अलग आने लगे हैं और पेशेंट में कोई इंप्रूवमेंट हमें नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये आपने जो प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन दी थी उसकी वजह से आ रहे हैं और इस केस में आपको रेमेडी को चेंज कर देना चाहिए। फाइनली द लास्ट वन दैट वी हैव इज चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का प्लान हमें कब चेंज करना पड़ेगा? When the symptoms of another miasm has come up in prominence with the disappearance of the symptoms of the previous miasm treatment. क्या हुआ? एक पेशेंट था, वो आपके पास आया, वो सोरा का पेशेंट था, तो आपने उसकी केस टेकिंग की और आपने उसको एंटीसोरिक मेडिसिन एडमिनिस्टर की। अब कुछ दिन मेडिसिन लेने के बाद उसके सोरा के सिम्टम्स रिमूव हो गए, बट अभी वो जो सिम्टम्स दे रहा है वो साइकोसिस या फिर सिफिलिस में से किसी भी एक के हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो आपका पेशेंट सोरा के लिए सोरिक सिम्टम्स तो उसमें से रिमूव हो चुके हैं, बट अभी वो किसी दूसरे मियाज्म को इंडिकेट कर रहा है। तो इस केस में अब आपको पेशेंट में एंटीसोरिक या फिर एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी होगी। सो यहाँ पर क्या लिखा है? When the symptoms of another miasm, that means मैंने आपको बताया ना सोरा मेडिसिन जो प्रीवियस मियाज्म था और another मियाज्म जो अपीयर हो रहा है that can be syphilis और psychosis। तो आपको ऐसे केस में एंटीसिफिलिटिक या फिर एंटीसाइकोटिक मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी होगी। When the symptoms of another miasm has come up in prominence with the disappearance of the symptoms of the previous miasm treated. जो previous miasm treat हुआ था वो सोरा था और अब सिफिलिस या साइकोसिस के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको वापस केस टेकिंग करनी होगी और एक सूटेबल सिमिलिमम निकाल कर अपने पेशेंट को देना पड़ेगा। So friends, this is all about types of second prescription. I hope I have made everyone understand. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूं तो प्लीज उसे भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा
ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।